अब कैसी तबीयत है माँ? बेटा तकलीफ तो कुछ कम है, पर ये हाथ और पैर कमबख्त हिलते ही नहीं। फिक्र मत करो कमला, इस बार जिन हकीम साहब से तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, उनका बड़ा नाम है। देर से ही सही पर असर होगा, तुम देख लेना। नहीं बाबा, ये हकीम से कुछ नहीं होगा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि माँ को शहर ले चलते हैं, वहाँ अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तब जाकर। हाँ तो मैंने कहाँ मना किया है भाई, ले जा अपनी माँ को शहर। तू ना सिर्फ बातें बनाना जानता है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो बाबा जैसे मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा माँ के लिए। सब कुछ आपके सामने ही तो है। कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए मुझे, पर बात ही नहीं बन रही तो मैं क्या करूँ। हाँ तो जब कुछ कर नहीं सकता तो मुंह भी कम चलाया कर। ओहो, क्यों नाराज हो रहे हो? अब बेटा तू इनकी बात का बुरा मत मान। अब मैं समझती हूँ तेरी मजबूरी, पर बेटा अपनी माँ की एक बात तो मानेगा ना? हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है? बेटा तू जल्दी शादी कर ले। जब से मैंने बिस्तर पकड़ा है तब से घर के सारे काम बेचारी चांदनी पर पड़ गए हैं। पढ़ाई के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता उसे। अब घर में बहू आ जाएगी तो उसे भी सहारा हो जाएगा, और फिर क्या पता बहू के भाग से तेरी नौकरी भी लग जाए। हाँ माँ, वैसे इस बारे में तो मुझे भी आपसे बात करनी थी। अच्छा तो कोई लड़की पसंद है तुझे? अरे पगले, तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? जल्दी बता, कौन है, किसकी बिटिया है? हाँ वो अपने केशव चाचा है ना, उनकी बिटिया। कौन? वो लंबे बालों वाली, क्या नाम है उसका? पारुल। अरे वही जो पढ़ने के लिए शहर गई थी। हाँ, और शहर में पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कर रही थी, तो आधे साल में ही बुला लिया केशव ने वापस गाँव। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। पारुल को शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना था, लेकिन केशव चाचा इसके लिए नहीं माने, तो बस इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। लेकिन माँ वो शहर से कुछ ही महीनों में बहुत कुछ सीख के आई है। कहती है यहाँ गाँव में अपना पार्लर खोलेगी। वैसे ठीक ही तो है माँ, घर में कमाने वाले जितने हाथ होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर आगे चलकर हमें अपनी चांदनी की भी तो शादी करनी है। किशोर की इस बात को सुनकर उसकी माँ कमला की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल कमला के परिवार में कई दिक्कतें थी। खेतीबाड़ी के लिए ज्यादा जमीन थी नहीं, बेटे किशोर की नौकरी नहीं लग रही थी, और कमला के आधे शरीर पर लकवा मार गया था। तो पिछले 1 साल से वो बिस्तर पर ही थी। और इन सबसे बड़ी एक मुसीबत और थी, जिसकी चिंता कमला और कांतिलाल को हर पल खाई रहती थी, और वो थी उनकी बेटी चांदनी। भैया जरा हटो तो मैं माँ को दलिया खिला दूं। ओहो, कितनी बार कहा है तुझे, अपनी ये गंजी खोपड़ी ऐसे खोल कर मत रहा कर। सिर बांध कर क्यों नहीं रखती अपना? देखते ही मन खराब हो जाता है। जरा रसोई में जाकर देखो भैया, कितनी गर्मी है वहाँ, ऊपर से गर्म चूल्हे पर काम करना होता है। रहने दे, तुझसे तो बस बहस करवा लो। एक बार मेरी पारुल को आ जाने दे घर, फिर देखना वह कैसे सब संभालती है। तुझे तो जरा सा काम करने में सर्दी गर्मी सब लग जाती है। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही चांदनी अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मेरी पारुल? अब कौन? वो केशव चाचा की बेटी क्या? हाँ वो ही। किशोर और वो शादी करना चाहते हैं। अरे पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा भाई। अरे कमला वो एक नंबर की बिगड़ैल और घमंडी लड़की है, बता रहा हूँ। इस बेवकूफ को तो कोई अक्ल है नहीं। वो लड़की घर संभालने वाली नहीं बल्कि बिगाड़ने वाली है। अब जैसी भी है, किशोर को तो पसंद है ना, वो खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर कांतिलाल और कमला पारुल को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। और फिर वही हुआ जिसका किशोर के अलावा सबको डर था। पारुल ने घर में आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। भाभी मैंने दाल चढ़ा दी है और चावल भी बना दिए, आप जरा देख लेना, मैं तब तक थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ? अब टाइम लगेगा मुझे, तो तुम ही देखो। अच्छा तो आप बस दाल की सीटी का ध्यान रख लेना। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरे आने से पहले भी करती थी ना घर के सारे काम, तो अब क्या हुआ? अब तुम्हारे पास तो बाल नाम की चीज है नहीं, जिसके पास है उसे तो ढंग से बनाने दो। और वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये पढ़ लिख कर भी कुछ होगा नहीं तुम्हारा। गंजी लड़कियों से ना तो कोई शादी करता है और ना ही नौकरी देता है, तो ये सब नाटक छोड़ो और वो करो जो अभी तक करती आई हो। चांदनी आंखों में आंसू लिए वापस रसोई में चली गई। असल में चांदनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। बचपन में एक बार उसे तेज बुखार आया, जिसके बाद से उसके बाल झड़ने लगे। महंगा इलाज करवाने की हैसियत नहीं थी, और गांव में कहे सुने इलाज से उसके बचे कुचे बाल भी जाते रहे। नतीजा, अब चांदनी ने बालों के साथ साथ अपना आत्मविश्वास भी खो दिया था, क्योंकि पारुल उसकी इस कमी को लेकर उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये मेरा सामान, इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाभी ये सब बिखरा पड़ा था, तो मैं तो बस इसे ठीक से लगा रही थी। झूठ मत बोलो, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? सिर पर बाल तो है नहीं, पर हसरतें खूब है तुम्हारी। सच सच बता चांदनी, मेरा कंघा और ये मेरा तेल, ये अपने सिर पर लगाया ना तूने? नहीं भाभी कसम से, मैं बस सामान ठीक कर रही थी और कुछ नहीं। कैसी बेशरम लड़की है, झूठ बोलते हुए जुबान भी नहीं कांपती इसकी। चल निकल मेरे कमरे से, और सुन, ये कंघा और तेल भी लेती जा अपने साथ। तेरा छुआ मैं तो इस्तेमाल नहीं करने वाली, क्या पता जलन के मारे कोई जादू टोटका ही कर दिया हो। हाय हाय, अब तो इसके सामने आने में भी डर लग रहा है मुझे। चांदनी के लिए पारुल की बातों में कड़वाहट और बर्ताव में रूखापन बढ़ता ही जा रहा था, और किशोर ये सब देखकर भी नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसके पास नौकरी थी नहीं। और पारुल पहले तो दहेज में काफी कुछ लेकर आई थी, और फिर अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर पैसे कमाने भी लगी। कांतिलाल और कमला भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और हर बीतते दिन के साथ चांदनी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। और फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आधी रात को चांदनी चुपचाप अपनी माँ के पैरों के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उसके आंसू माँ के पैरों पर पड़े तो कमला की नींद खुल गई। और फिर चांदनी लाडो, तू रो क्यों रही है? अब इधर आ, यहाँ मेरे पास। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही। अब तुम सो जाओ माँ। क्या हुआ? पारुल ने फिर कुछ कहा क्या? भाभी कहाँ कुछ गलत कहती है माँ, दोष मेरी किस्मत का ही है।
नहीं लाडो, किस्मत के भरोसे बैठने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता। मैं तुझसे ये कहना तो नहीं चाहती थी बिटिया, पर अब लगता है इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। इस घर में रहकर तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी। तू ये घर छोड़कर चली जा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। ये कहकर कमला ने अपने हाथों में पहनी सोने की चूड़ियां उतार कर चांदी के हाथों में रख दी और फिर, नहीं माँ, ये मैं कैसे? तुझे मेरी कसम, ना मत कह बेटी। ये चूड़ियां अगर तेरा भविष्य संवारने में मदद न कर सके तो इनका क्या मोल। जा बेटी, मैंने तेरे मामा से बात कर ली है, वो शहर में तेरे रहने खाने का इंतजाम देख लेंगे। बस बेटा, अब तुझे जी जान से पढ़ना है और कुछ बनकर दिखाना है। कमला की बातों से चांदनी को बड़ी हिम्मत मिली और वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर शहर चली गई। इधर उसके जाते ही घर के सारे काम पारुल पर आ गए और तब जाकर पारुल को चांदनी की अहमियत समझ आई। और फिर कुछ सालों के बाद, जी बताइए, ये ब्यूटी पार्लर आप चलाती हैं मैडम? जी हाँ बताइए। जीएसटी नंबर कहाँ है मैडम? और जरा दुकान खोलिए, हमें तलाशी लेनी है। हैं? तलाशी? वो क्यों भला? अरे ब्यूटी पार्लर है, यहाँ क्या गलत होगा? वो सब हम देख लेंगे, बाकी आपको कुछ बात करनी है तो वो सामने गाड़ी में डीएम मैडम बैठी है। पारुल के हाथ पाँव फूल गए थे। वो भागी भागी उस सफेद गाड़ी की तरफ गई और फिर गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। चांदनी, माँ बाबा कहाँ हैं? पारुल ने एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया जो उसके पक्के मकान के बगल में बनी हुई थी। चांदनी फौरन गाड़ी से उतरी और उस झोपड़ी के अंदर गई। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आई, लेकिन अकेली नहीं। कमला और कांतिलाल उसके साथ थे, जिन्हें वो हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रही थी। चांदनी के सिर पर बाल आज भी नहीं थे, लेकिन अब उसके पास वो ताकत थी जिसके सामने पारुल और किशोर सिर झुकाए खड़े। राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया, गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती है और मुझे सुनाने लगती है। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया? तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो, गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी तो बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गई जब वो रिमझिम के घर पहुंची।
अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती है। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है। राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही, उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।